बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? ठीक ठाक है, खैरियत है जी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, इस तरह से है कि हम लोगों ने कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के IAS 7 पे जो है वो बात करनी शुरू की हुई है। और IAS 7 जो है उसके हवाले से जितने थ्रेटिकल आस्पेक्ट्स थे उसके मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए प्रीवियस लेक्चर के अंदर। और उसके अंदर मैंने आप लोगों को बेसिक टर्मिनोलॉजी जो थी वो बताई थी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से रिलेटेड। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि जी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के अंदर कौन कौन सी जो हैं वो एक्टिविटीज़ आती हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये सारी चीज़ें तो हम डिस्कस कर चुके और इसी हवाले से कुछ रूल्स थे, कुछ प्रिंसिपल्स थे, उन पे भी बात हो गई थी। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, बल्कि एक सॉल्व करेंगे एक न्यूमेरिकल को। और वो न्यूमेरिकल है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की प्रिपरेशन से रिलेटेड। तो ये सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल आज आपके सामने रखा है ताकि इससे आपकी एक अच्छी सी बेस बन जाए। उसके बाद हम लोग थोड़े से कम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएं। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का जो इनडायरेक्ट मेथड है वो आज हमने असल में जो है वो सीखना है। आपके सामने जब भी ये वाला मेथड यूज़ करने को, इस मेथड के तहत आपको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाने को कहा जाएगा, तो आपके सामने 2 साल की बैलेंस शीट होगी, यानी 2 साल की बैलेंस शीट वैल्यूज़ हमें चाहिए। इसमें आप देख सकते हैं दी फॉलोइंग आर बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट ऑफ OM लिमिटेड। इसमें बैलेंस शीट जो दी हुई है उसकी लाइबिलिटी साइड को पहले गौर से देखें आप लोग। तो उसकी लाइबिलिटी साइड पर जो वैल्यूज़ हैं उसमें शेयर कैपिटल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, क्रेडिटर्स हैं। और देखें पहली दोनों चीज़ें इक्विटी से रिलेटेड हैं, शेयर कैपिटल भी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी। इसमें भी 1 जनवरी 2006 और 31 दिसंबर 2006, यानी स्टार्ट ऑफ ईयर और एंड ऑफ ईयर, या यू कैन से प्रीवियस ईयर की जो बैलेंस शीट की वैल्यूज़ हैं और इस साल की जो बैलेंस शीट की वैल्यूज़ हैं वो आपको दे दी गई हैं। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की भी इसी तरह से जो है वो 2 वैल्यूज़ हैं। फिर क्रेडिटर्स हैं, ये करंट लाइबिलिटी होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लाइबिलिटी होते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स जो है ये आपकी जो है वो करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग जो है ये आपके पास एक जो है प्रोविजन का अकाउंट क्रिएट किया गया है डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये हमने लाइबिलिटी साइड देख ली। अब इसके दूसरी तरफ अगर हम गौर करें तो ये है एसेट्स। एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग है। लैंड और बिल्डिंग को हम देखें तो लैंड के अंदर भी इंक्रीज़ है, बिल्डिंग के अंदर भी इंक्रीज़ है। इसी तरह करंट एसेट्स के ऊपर अगर गौर करेंगे तो करंट एसेट्स के अंदर कैश है, उसमें इंक्रीज़ है, डेटर्स के अंदर इंक्रीज़ है और स्टॉक डिक्रीज़ हो गया है। फिर उसके बाद आपके एडवांसेस हैं तो वो जो हैं वो भी इंक्रीज़ हुए हैं। तो ये आपके एसेट्स की पोजीशन है। टोटल जो दिया हुआ है वो भी है। और नेक्स्ट आप इसके नीचे इंफॉर्मेशन एक लिखी हुई है, कंपनी सोल्ड बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर, कॉस्ट प्राइस ऑफ विच वाज 36,000 कॉस्ट थी उस बिल्डिंग की जिसको हमने साल के दौरान सेल आउट किया। अब उसकी फ़र्दर डिटेल हम बाद में डिस्कस करते हैं जब सोल्यूशन की तरफ आते हैं। फ़िलहाल हमें बैलेंस शीट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इससे नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो लिखा हुआ है जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पहले ज़ाहिर है ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आप देखें तो लिखा हुआ है जी नेट सेल्स 12,60,000। उसके अगेंस्ट है कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, वेजेस एंड सैलरीज डेबिट है और जीपी आया जी 1,50,000। वही जीपी हमने ब्रॉट डाउन किया और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग को भी उसी क्रेडिट साइड पे लिखा, बिकॉज दिस इज़ योर रेवेन्यू। और ये जो है वो आपकी क्या रूटीन इनकम है या रूटीन से हट के है, इस डिस्कशन को फ़िलहाल छोड़ दें, बट ये क्रेडिट किया गया। और इसके बाद है जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स। हमने अपने सारे एक्सपेंसेस को लेस करके प्रॉफिट देखा तो प्रॉफिट आ गया हमारे पास जनाब 42,000। उसके बाद अगर हम लोग इस पे देखते हैं तो नेक्स्ट बना हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसने उसके साथ ही उसको कंबाइन बनाया हुआ है। तो बैलेंस BD था, यानी कि जो पिछले साल का बैलेंस था प्रॉफिट का वो दिया हुआ है।
और उसके बाद जो है करंट ईयर का प्रॉफिट इसमें ऐड किया है, और डेबिट साइड पे प्रपोज डिविडेंड है, जो डिविडेंड इस साल के लिए हमने प्रपोज किया है, और बैलेंस कैरीड है, प्रॉफिट का जो बैलेंस अब हमारे पास बच गया वो है, ठीक है, डिविडेंड देने के बाद, डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद। अब यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम द डाटा गिवन हियर। ठीक है जी, तो ये डाटे की आपको समझ आ गई होगी। अब इंशाल्लाह आप देखें कि इसको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है, उसको आपने समझने की पूरी कोशिश करनी है। ठीक हो गया जी। डियर स्टूडेंट्स, वो जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने अभी रीड किया है और वो सारी की सारी स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है, उसको कोशिश करें कि एक दफ़ा जो है आप लोग रजिस्टर पे जो है वो नोट कर लें या किसी मोबाइल फ़ोन पे उसकी तस्वीर बना लें, ठीक है ना, क्योंकि मैंने उसको काफ़ी देर तक स्क्रीन के ऊपर शो किया और हर इन्फॉर्मेशन को आपके सामने रीड किया है, डिस्कस किया है। आप लोग उसकी तस्वीर बना लें, उसको नोट कर लें और उसके बाद जो है वो इस सोल्यूशन को अंडरस्टैंड करें जो मैं अभी आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करने लगा हूँ। अच्छा जी, तो हमारी जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है, इसको बनाते वक्त आप लोग जानते हो सबसे पहले आप लोगों को इसमें लिखना है नेम ऑफ बिज़नेस। तो नेम ऑफ बिज़नेस क्या था? OM लिमिटेड, ठीक है। तो OM लिमिटेड जो है वो हम लोग लिखेंगे पहले OM लिमिटेड, फिर उसके बाद हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो दूसरी लाइन में, इसके बाद हम लोग लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड या पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 2006। ये हमारी हेडिंग कंप्लीट हो गई है। हेडिंग इस तरह लिखने के बाद हम लोग इसके लिए हम जानते हैं कि एक तो आपके लिए पर्टिकुलर्स की जगह होनी चाहिए, पर्टिकुलर्स, और 2 अमाउंट के कॉलम्स होने चाहिए, ठीक है। अब जनाब आप लोग स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और आपका ये जो मेथड है वो भी यहाँ पे मेंशन करें। एक्चुअली ये इनडायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड, यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो है वो हमने इनडायरेक्ट मेथड के साथ सॉल्व करनी है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं जी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये हमारी हेडिंग बन जाएगी। और मैंने आप लोगों के साथ जब इसके कॉन्सेप्ट शेयर किए थे तो मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो ले लेना करना है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें पहले कैलकुलेट कर लेना चाहिए अगर हमें क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ। आप लोग इस क्वेश्चन के अगर देखेंगे उसको, जो बैलेंस शीट और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, तो उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आया था, जो प्रॉफिट आया था, वो आप लोग गौर करेंगे तो आपको मिलेगा जी, वो है 42,000। तो मैं इस तरह से करता हूँ कि इसके लिए नेक्स्ट पेज पर एक वर्किंग करता हूँ, यानी मुझे कुछ वर्किंग नोट्स जो हैं वो बनाने पड़ेंगे, तब ही ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बन सकती है। तो वर्किंग के अंदर मैं ये करता हूँ जी, वर्किंग नंबर 1 ये करने लगा हूँ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो कैलकुलेट करता हूँ। अब अगर मैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने लगा हूँ तो जो हमें प्रॉफिट वहाँ पर दिया हुआ था वो था नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब उसमें से टैक्स लेस हो चुका हुआ था, वो अमाउंट थी 42,000। आप अपने क्वेश्चन में देख सकते हैं 42,000 नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। फिर इसके अंदर आप लोग वो अमाउंट जो लेस की हुई है उसको ऐड कर दें, यानी अमाउंट ऑफ एक्चुअली टैक्स की प्रोविज़न जो थी, प्रोविज़न फॉर
टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स है आपकी 44,000। तो 44,000 को इसके अंदर ऐड करने से हमारे पास आता है 86,000। तो दिस इज़ एक्चुअली नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी टैक्स लेस करने से पहले जो प्रॉफिट था वो इतना था। अब इस प्रॉफिट को हम लोग दे जाते हैं अपनी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के अंदर, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। स्टार्ट इसी से हम करेंगे, हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट इज़ 86,000। अब इसके अंदर जो नॉन कैश आइटम्स हैं उनकी हमने एडजस्टमेंट करनी है। तो हम बोलते हैं इसके लिए एक हेडिंग इसके लिए लिख देते हैं, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम्स। इसमें ये जो आपकी प्रॉब्लम थी, इसके अंदर आप लोग अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखोगे तो वहाँ से आपको दो चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो नॉन कैश हैं। पहली चीज़ कौन सी है? पहली चीज़ है आपके पास डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन चूँकि उसके ऊपर कोई हमारा आउटफ्लो नहीं हुआ होता, लेकिन हम इसको इसके बावजूद माइनस कर चुके हुए होते हैं प्रॉफिट से, लिहाजा इसको आप लोगों ने क्या करना है, ऐड कर देना है डेप्रिसिएशन ऑफ जो भी एसेट्स की डेप्रिसिएशन थी, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग थी आई थिंक, तो आप इसको इसके अंदर अगेन ऐड कर दें। इसको ऐड करने से अब डेप्रिसिएशन थी 30,000 की, ठीक है, तो 30,000 की हमने इसके अंदर डेप्रिसिएशन को जो है वो ऐड कर दिया। इसी तरह एक और नॉन कैश आइटम इसके अंदर है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। अब ये इनकम्स का पार्ट बनी हुई थी, लेकिन ये जो अमाउंट है इसको भी हमने इसके अंदर से क्या कर देना, इसको हमने माइनस कर देना। ये 6,000 जो हैं आप इसमें से माइनस कर दोगे, तो फिर आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये भी ज़ाहिर है आपने टैक्स इसमें ऐड कर लिया बिफोर टैक्स, लेकिन इसके अंदर आफ्टर एडिशन ऑफ या एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश आइटम्स। हमने नॉन कैश आइटम्स जो थी वो इसके अंदर प्रॉपरली एडजस्ट कर ली हैं, और ये फिर आंसर आया हमारा 1,10,000। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर जो है वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो हैं उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ऐड या लेस करने हैं। तो हम यूँ करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। क्या हम लिखेंगे हेडिंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो है वो इसके अंदर एडजस्ट करेंगे। ये आपकी एक और सब हेडिंग बन गई है इसके अंदर। अब जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस हैं हमारी, उन पे अगर गौर करेंगे तो आप बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे करंट एसेट्स में और करंट लायबिलिटीज़ में, बिकॉज़ जो आइटम्स वहाँ पर होती हैं वही हमारी वर्किंग कैपिटल चेंजेस को जो है वो बता सकती हैं। अच्छा, अब पहले नंबर पे हम एसेट्स में देखते हैं, करंट एसेट्स में तो डेटर्स के अंदर इंक्रीज़ हुई थी, इंक्रीज़ इन डेटर्स, इंक्रीज़ इन डेटर्स है। तो इंक्रीज़ होगी जब डेटर्स के अंदर या एसेट के अंदर, करंट एसेट के अंदर, तो उसको आपने क्या कर देना है, इसके अंदर से माइनस कर देना है, यानी इसको लेस कर देना है। फिर इसके बाद है जी डिक्रीज़ इन स्टॉक्स। हमारे स्टॉक के अंदर डिक्रीज़ हुई थी, वो जो डिक्रीज़ हुई थी, जितनी डिक्रीज़ हुई उसको ऐड कर देंगे। 84,000 की जो है वो डिक्रीज़ हुई थी, उसको आप ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद आपके पास आता है एक और पॉइंट, इंक्रीज़ इन एडवांसेस, इंक्रीज़ इन
इन एडवांसेस, तो एडवांसेस भी आपके एसेट्स थे। तो जब इंक्रीज़ हुई एडवांसेस में तो इसका मतलब है कि 600 मज़ीद माइनस करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से आपका कैश आउटफ्लो हो रहा है। ठीक हो गया। अब गौर करेंगे तो जब आपके एसेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते हैं एक्चुअली, तो इसका मतलब ये होता है कि कैश आउटफ्लो हो रहा है। देखो ना, आप के डेटर्स के इंक्रीज़ होने से, आपके स्टॉक के इंक्रीज़ होने से, आपके एडवांसेस के इंक्रीज़ होने से कैश का आउटफ्लो हो रहा है, और जब ये चीज़ें जो हैं वो डिक्रीज़ हो रही हैं तो कैश का इनफ्लो हो रहा है। ठीक है। दैन इसके बाद आपके पास एक चीज़ है जो लाइबिलिटीज़ से रिलेटेड है। तो लाइबिलिटीज़ से रिलेटेड जो चीज़ है वो है जी डिक्रीज़ इन क्रेडिटर्स। अब हम लोगों ने क्रेडिटर्स जो हैं उसकी जो है वो वैल्यू यहाँ पर शो की कि जी ये है कितनी डिक्रीज़ हुई थी, 3000 की। तो लाइबिलिटीज़ जो है इनको इन्वर्सली ट्रीट नहीं करना, लाइबिलिटीज़ के हवाले से इन्वर्सली ट्रीट नहीं करेंगे, लेकिन जो एसेट्स की इंक्रीज़ या डिक्रीज़ है उसको इन्वर्सली ट्रीट करेंगे। ठीक। तो ये हमने जब इसके अंदर एडजस्ट कर लिया है, उसके बाद हमारे पास जो आंसर आएगा, बल्कि एक और इसके अलावा हमारे पास जो है वो लाइबिलिटी थी जिसके अंदर जो है वो इंक्रीज़ हुई है। तो हम लिखेंगे इंक्रीज़ इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में जो इंक्रीज़ है वो 12,000 की इंक्रीज़ हो रही है, तो इसको हमने ऐड कर देना है। ये सारा जो है एडजस्ट करने के बाद हमारा जो आंसर बनेगा वो है जी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। हम लोग इसको लिख लेते हैं 1,93,400। और ये जो है इसके अंदर से एक और चीज़ लेस होने वाली है, दैट इज़ अब टैक्स। वो जो टैक्स आप लोगों ने इसके अंदर से पे किया है, यानी आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का जो टैक्स अदा कर दिया है उसको अब आप लोग इसके अंदर से माइनस कर दोगे। माइनस टैक्स पेड ऑन ऑपरेशंस। जो आपने ऑपरेशंस का टैक्स पे किया वो कितना है जी, वो आपके पास है क्वेश्चन के अंदर। अगर आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को देखोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ होगा कि जी आपने इतना टैक्स इसमें से अदा कर दिया है और बकाया जो अमाउंट है अभी इतनी बैलेंस के तौर पे शो हो रही है। तो जितना पे किया वो वहाँ से देखें 43,400 है। इसको लेस करने के बाद हमारे पास जो अब आंसर आ रहा है नेट कैश इन कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये बनता है 1,50,000। होपफुली आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि ये किस तरतीब से हमने इसको बनाया है। उसके बाद जनाब जब ये आपका नेट कैश फ्लो फ्राम जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा तो फिर आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को ट्रीट करना है। दूसरा जो हिस्सा है इस स्टेटमेंट का या स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का वो अब आप लोग शुरू करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जी नेट कैश फ्लो या कैश फ्लो फ्राम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ये हमारी हेडिंग हो गई। अब इसमें भी सिंपल सा क्राइटेरिया है कि अगर आप लोगों के एसेट्स के अंदर, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर इंक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब है फ़्लो आउट हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। और अगर आप कोई एसेट सेल करोगे तो उससे कैश का इनफ्लो होगा। ठीक। तो
तो इसके अंदर आप लोग देखेंगे, अगर गौर करेंगे तो आपके दो एसेट्स जो हैं उनके अंदर इंक्रीज़ हुई फिक्स्ड एसेट्स के अंदर, परचेज ऑफ लैंड। अब हम इसकी वर्किंग 2 कर लेते हैं, वहाँ से हम पता चल जाएगा कि लैंड कितनी परचेज़ की। इसी तरह परचेज ऑफ बिल्डिंग, इसकी हम वर्किंग नंबर 3 कर लेते हैं ताकि ये भी बात हमें ज़रा क्लियर हो जाए। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है सेल ऑफ बिल्डिंग। कोई बिल्डिंग उसने कहा था सेल हुई है, तो उसको भी देख लेते हैं, सेल ऑफ बिल्डिंग। अब ये हम लोग चूँकि बिल्डिंग की परचेज़ और सेल एक ही जगह पे ट्रीट करेंगे तो इसको हम लोग वर्किंग 3 में ही देख लेंगे। ठीक हो गया। अब इनकी जो है वो कैलकुलेशंस पे आते हैं। तो वर्किंग नंबर 2, आप लोग इसके अंदर अगर गौर से देखोगे तो आप लोगों के पास पहले जो थी वो लैंड थी 24,000 की, यानी 1/1/2006 को जो लैंड थी, अगर उसको देखें वो थी 24,000 की। फिर उसके बाद 31 दिसंबर 2006 को जो लैंड हो गई है हमारे पास, उसकी टोटल वैल्यू वो 48,000 है। तो क्या डिफरेंस है इसका, 24,000 इंक्रीज़ है। तो इसका मतलब है, ये इंक्रीज़ का मतलब है आपका कैश आउट फ्लो हुआ है। अब इसके ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट की है, तो इसको जो 24,000 को हम लोग अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर शो करेंगे यहाँ पर कि जी परचेज़ ऑफ लैंड दैट इज़ 24,000। अब हम चलते हैं परचेज़ ऑफ बिल्डिंग के हवाले से, ये देखने के लिए कि बिल्डिंग जो है वो जो हमने परचेज़ की है वो कितने की है, कितनी कॉस्ट की हमने जो है वो बिल्डिंग परचेज़ की, उस पे हमने कितना जो है वो आउटफ्लो किया। ठीक है, कैश का कितना आउटफ्लो हुआ। तो उस हवाले से वर्किंग नंबर 3 मैंने कहा था आपको हम लोग करेंगे। तो वर्किंग नंबर 3 में जो है वो हम लोग बना लेते हैं एक्चुअली बिल्डिंग का अकाउंट, बिल्डिंग का अकाउंट बना लेते हैं। अच्छा जी, ये जो बिल्डिंग का अकाउंट है हमारा, इसके लिए आप लोग इन्फॉर्मेशंस कहाँ से लोगे? आप इसकी इन्फॉर्मेशंस लोगे आपके बैलेंस शीट के अंदर से। इसकी जो इसका ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस ब्रॉड डाउन जो है, पहले वो देखें। बैलेंस बीडी जो इसका दिया हुआ था वो है 1,80,000। ठीक हो गया। सबसे पहले हमने ये चीज़ यहाँ पर लिख ली। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि इसकी जो क्लोजिंग वैल्यू है वो लिख दी। जो चीज़ें गिवन हैं पहले उनको यहाँ प्लेस करते हैं। बैलेंस कैरी डाउन, यानी कि साल के एंड पे जो वैल्यू है वो 2,88,000 है। इसको लिखने के बाद तीसरी इन्फॉर्मेशन हमने ये देखी कि वेदर वी हैव सोल्ड ओवर एसेट और नॉट, हमने कोई एसेट सेल किया है या नहीं किया। ठीक, तो हमने एसेट को सेल तो किया है, हम लोगों ने एसेट को सेल किया है। तो कौन सा एसेट हमने सेल किया है? हमने इसमें बिल्डिंग को ही सेल किया है। तो जो बिल्डिंग हम लोगों ने सेल आउट की है उसकी आप लोग जानते हो, जो बिल्डिंग हमने सेल की है उसकी कॉस्ट है एक्चुअली 30,000। उसकी कॉस्ट कितनी थी? 30,000। लेकिन उसके अगेंस्ट जो है वो आप लोगों को देखना ये है कि कोई प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। उसके अगेंस्ट बताया ही जा रहा है कि जी आप लोगों को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब हमने देखना है कि वो जो बिल्डिंग थी उसकी असल में एंट्री क्या बनती है। ठीक है, तो एंट्री ये बनती है कि हमें जो पैसे मिले, हमें जो कैश मिला या जो बैंक की शक्ल में अमाउंट रिसीव हुई, एक तो वो चीज़ है। दूसरे नंबर पे हमें जो चीज़ इसके अंदर देखने को है, जो करनी है एंट्री के अंदर, वो है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ
बिल्डिंग। और हम लोग जानते हैं कि जब भी एसेट को सेल कर दिया जाता है तो उस वक्त उसकी जो एक्चुअली डेप्रिसिएशन है उसको डेबिट कर दिया जाता है। और ये जो डेप्रिसिएशन है ये जब तक हम लोग प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे इसका पता हमें नहीं चल सकता। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं जी बिल्डिंग की जो कॉस्ट है वो कितनी थी जो सेल हुई है, और उसके अलावा प्रॉफिट जो है वो क्रेडिट होता है, प्रॉफिट ऑन सेल जो है वो क्रेडिट होता है। अब इसके अंदर आप जानते हैं 30,000 इसकी है कॉस्ट, और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो हमें निकालनी पड़ेगी कि कितनी जो है वो डेप्रिसिएशन बनती है उस बिल्डिंग की जो हमने सेल कर दी है। तो इस मकसद के लिए आप लोग इस अकाउंट के साथ, बिल्डिंग अकाउंट के साथ पैरेलल लेकर और अकाउंट बनाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस अकाउंट को अगर हम देखें तो इसका जो बैलेंस है वो क्रेडिट होता है, बैलेंस ब्रॉड डाउन इसका जो है वो चेक करते हैं वो कितना दिया हुआ है जी, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग का ये बैलेंस है जी आपके पास 60,000 ये हो गया, और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है, बैलेंस कैरिड डाउन, वो 66,000 है। ठीक है, तो 66,000 ये भी लिख लिया हमने। और हम जानते हैं कि फ़र्दर जो प्रोविज़न अकाउंट के अंदर डेप्रिसिएशन होने की वजह से इंक्रीज़ आई है, यानी कि करंट ईयर डेप्रिसिएशन की वजह से इस बैलेंस के अंदर जो इजाफ़ा हुआ वो बताया गया 30,000। अब इससे आप लोग देख लीजिएगा कि ये बनता है 90,000 टोटल, यहाँ पे भी 90,000 और 66,000 इसमें से माइनस करते हैं तो ये आपकी जो है वो डेप्रिसिएशन है उसकी जो सेल हुआ, एसेट जो सेल हुआ है, तो इसका आंसर कितना बन रहा है 24,000। तो उसकी डेप्रिसिएशन 24,000 है जी एक्चुअली। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं कि ये एंट्री आपके सामने लिखी हुई है, जो बिल्डिंग सेल हुई है उसकी प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन हमने प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग अकाउंट से निकाल ली है, तो वो आ गई 24,000। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पे ये आई थी कि प्रॉफिट ऑन सेल जो हुआ है वो 6,000 है। तो आप इससे खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि आपको जो है वो अमाउंट जो रिसीव हुई है, आपको जो अमाउंट रिसीव हुई है उसको सेल करने से वो फिर कितनी बनती होगी। ठीक है, यानी बिल्डिंग है 30,000 उसकी कॉस्ट थी, वो क्रेडिट कर दिया गया अकाउंट, और साथ जो है वो आपकी जो है वो क्रेडिट कर दी गई, साथ जो है वो उसके प्रॉफिट ऑन सेल जो है वो क्रेडिट किया गया। अच्छा जी, इसके अंदर आप लोगों ने मशीनरी की बिल्डिंग की जो कॉस्ट थी वो थी, चेक कर लूँ एक दफ़ा, मुझे लगता है ये गलत लिखा है मैंने, 36,000 थी, सॉरी ये 36,000 थी, 36,000, और ये डिफरेंस इसका बन जाएगा जो आपको रिसीविंग हुई है, ये 42,000 में से माइनस करें तो 18,000, तो हमें 18,000 रुपये जो हैं वो एक्चुअली उसको सेल करके रिसीव हुए हैं। तो मैंने ये चीज़ भी आपको क्लियर कर दी। ठीक, अब हम लोगों ने बिल्डिंग के अकाउंट को अगर कंप्लीट करना हो तो बिल्डिंग के अकाउंट के अंदर आप लोग जानते हैं कि जब आपकी बिल्डिंग क्रेडिट हो रही है तो उसके अगेंस्ट जो है वो कौन कौन से नाम आ रहे हैं, उसके अगेंस्ट कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। तो एक तो ये कि उसके अगेंस्ट आ रही है डेप्रिसिएशन, उसकी जो प्रोविज़न थी जिसको आपने ख़त्म किया है, जिसको आपने डेबिट किया है, 24,000 ये वाली अमाउंट हो जाएगी। और दूसरी अमाउंट है इसके साथ वो जो आपका बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट सेल की वजह से आपको जो अमाउंट रिसीव हुई 18,000 ये आ जाएंगे। और इसके बाद आप लोग जानते हैं कि बैलेंस बीडी ये आ गया, और इसके जो डेबिट साइड पे और मज़ीद चीज़ दिखनी है वो है जी आपका
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग जो है वो कितना हुआ 6000, तब आपका ये ज़ाहिर है पूरी हो जाएगी। इसका इस दो अमाउंट्स के अगेंस्ट जो है वो 6000 आपको पता है कि ये क्रेडिट भी हुआ था, तो इसको भी यहाँ पे पुट अप कर दिया। अब आप लोग देखें कि इसका डिफरेंस क्या आ रहा है। ठीक, अब यहाँ लिखते हैं आप लोग 3,30,000 इज़ टोटल। ठीक, 3,30,000 जो है वो टोटल, और इसमें से माइनस करने से आपको पता चल जाएगा कि बिल्डिंग में एक्चुअली परचेज़ की वजह से कितना इजाफा हुआ। तो 1,44,000 जो है दिस इज़ परचेज़ ऑफ बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर। ठीक, तो इसके ऊपर हमने कैश आउटफ्लो किया है। हम यहाँ पे अब लिखेंगे 1,44,000 जो है वो कैश आउटफ्लो हुआ ऑन परचेज ऑफ बिल्डिंग। फिर इसके बाद है जी हम लोगों ने जो है वो बिल्डिंग को सेल आउट किया था, तो बिल्डिंग की सेल आउट करने पर जो है वो कैश इनफ्लो जो है वो कितना हुआ था, वो भी इसी डिस्कशन के अंदर आप लोगों ने देखा है कि ये है हम अमाउंट 18,000 जो हमें रिसीव हुई थी सेल ऑफ बिल्डिंग की वजह से। ठीक है, तो ये दो आउटफ्लो हैं, ये और ये एक इनफ्लो है। इनका अगर हम लोग नेट आंसर देखते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का नेट आंसर, तो हम इसको लिख सकते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का अब आप लोगों ने आंसर जो है वो लिखना है। वो आंसर इसमें अगर हम लोग देखें तो ये बनता है 24,000 इसमें ऐड करने से जो है वो, इसमें से फिर 18,000 माइनस करने से नेगेटिव जो है वो 1,50,000, नेगेटिव 1,50,000। ठीक हो गया जी। तो ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ मुकम्मल हुई। इसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट पे आते हैं, दैट इज़ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो इस हवाले से हम लोग देखते हैं जी इक्विटी शेयर्स के अंदर कोई चेंज आई है या नहीं। तो हमारे इक्विटी शेयर्स जो थे वो पहले अगर बैलेंस शीट के अंदर देखेंगे आप लोग लायबिलिटी साइड पे शेयर कैपिटल में, तो पहले उसकी 1,80,000 वैल्यू थी, फिर 2,22,000 पे चली गई। इट मींस के आपके इक्विटी शेयर कैपिटल में जो है वो इंक्रीज़ हुई है। इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर जो इंक्रीज़ हुई है एक्चुअली वो है 42,000 की। इससे कैश इनफ्लो होगा। ठीक है जी, इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो हमने इक्विटी शेयर्स जो है वो इशू किए, इससे हमारे पास 42,000 का कैश जो है वो इनफ्लो हो रहा है। फिर इसके अलावा हम लोग देखें अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि इन्हीं शेयर्स के ऊपर हमने डिविडेंड पे किया है। अगर हमने कोई डिविडेंड पे किया है तो इसका मतलब है उसकी वजह से कैश जो है उसका आउट फ्लो हो रहा है। ठीक हो गया। 42,000 शेयर इशू करके रिसीव हुए और डिविडेंड पे करने से जो है अमाउंट का आउटफ्लो हो रहा है। तो इसका नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पॉजिटिव 6,000 आ रहा है। ठीक, यानी कि ये हमें रिसीविंग ज़्यादा हुई है और पेमेंट हमने कम की है। फिर इसके बाद आ जाती है जी नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर कि हम लोगों ने जो है वो तीनों एक्टिविटीज़ का जो है वो कंबाइन आंसर लिखना है। ठीक, हम यहाँ पे लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज़।
नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज़। इसमें हम करेंगे क्या, जो अगर हम लोगों ने ए कहा ऑपरेटिंग को, फाइनेंसिंग को बी कहा और इन्वेस्टिंग को बी कहा और फाइनेंसिंग को सी कहा, तो तीनों का जो है वो सम कर लेंगे। तो आप लोग इसमें गौर करें कि आप लोगों की जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का आंसर आया हुआ है 1,50,000 जो है वो पॉजिटिव, और जो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं उसका आंसर आया हुआ है नेगेटिव 1,50,000, और हमारी जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं उसका आंसर आया हुआ है पॉजिटिव 6,000। इसका मतलब है कि तीनों को ऐड लेस करने के बाद, बल्कि तीनों को ऐड करने के बाद जो हमारा एग्रीगेट आंसर आएगा वो पॉजिटिव 6,000 ही सिर्फ आएगा, क्योंकि 1,50,000 प्लस था, 1,50,000 माइनस था, तो इसका जो आंसर बाकी बचेगा वो सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ वाला जो इनफ्लो 6,000 है वो वाला रह जाएगा। फिर उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास ऐड हमने ये कर लेना है ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस आप बैलेंस शीट से देखेंगे तो इसका जो बैलेंस था वो 30,000 था। इसको भी जमा करने से आपके पास टोटल जो आंसर बनता है वो है 36,000। इसको हम बोलेंगे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स या बैंक बैलेंस। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल जो है वो क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल आ गया। इट मीन्स कि हमारी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जो है मुकम्मल तौर पे ठीक बन गई है, ठीक हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनानी होती है। तो बेटे इसमें जो है वो कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।